दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों मैं अर्जुन सिंह प्रजापत आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो है भारत सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है और उस शिक्षा नीति में भी जिस शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और वो शिक्षा है व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत अभी वर्तमान में लगभग 9 ट्रेड संचालित की जा रही है और आज हम इन ट्रेड में से एक बहुत बढ़िया, शानदार और महत्वपूर्ण ट्रेड के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है सोलेनेसियस क्रॉप कल्टीवेटर यानी कि एग्रीकल्चर। और इसमें भी हम बात करेंगे कक्षा 9वीं की हाल ही में जो वार्षिक परीक्षा ली गई है ओपन बुक पद्धति के माध्यम से। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, निम्न में से कौन अलिखित मौखिक संचार है, यानी कि ऐसा कौन सा संचार है जिसको बिना लिखे हम अपनी बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है कक्षा शिक्षण। जो हमारे शिक्षक हमको कक्षा में पढ़ाते हैं वो अलिखित मौखिक संचार के अंतर्गत आता है, जिसको हम वास्तविक संचार भी कह सकते हैं। बाकी के जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हमको लिखना पड़ता है। दूसरा है छोटी दूरी की वायरलेस तकनीक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्लूटूथ। इसका जो सा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जब भी पहले कीपैड मोबाइल हुआ करते थे उस समय हमें कोई भी चीज़ अगर एक्सचेंज करना होती थी तो हम ब्लूटूथ का प्रयोग करते थे। तीसरा प्रश्न, शब्द पोमोलॉजी का संबंध है। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है सब्जियों की खेती से, दूसरा है फलों की खेती से, तीसरा है पुष्प की खेती से, चौथा है भंडारण से। तो इसका जो सही जवाब है वो है ब वाला, फलों की खेती से, क्योंकि सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर कहा जाता है, पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। इसको मेवे की खेती भी कहा जाता है या फल विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रूपाली एक किस्म है। अब इसमें से किन की एक किस्म है रूपाली? पहला है बैंगन की, दूसरा है टमाटर की, तीसरा है मिर्च की, चौथा है आलू की। इसका जो सही जवाब है वो है टमाटर की। रूपाली एक जो किस्म है वो टमाटर की किस्म है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में खनिज की प्रतिशत मात्रा होती है। मिट्टी के अंदर कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 40 से 45% इसके अंदर खनिज पदार्थ पाया जाता है और यहाँ पर 45 से 50% दे रखा है ऑप्शन पहले में। तो इसका जो सही उत्तर आएगा आ वाला, 45 से 50% इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। पहला है, दृश्य संचार समझने में सरल व आसान होता है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जिस चीज़ को हम देखते हैं और समझते हैं वो चीज़ हमारे लिए समझना आसान और बहुत सरल हो जाती है। तो इसका जवाब ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, स्मार्टफोन में मैप नामक ऐप दिशा निर्देशों को खोजने में सहायक है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, गाजर विटामिन ए की अधिकता वाली सब्जी है। ये भी सत्य है, क्योंकि गाजर के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए, कैरोटीन जो पीला भाग होता है गाजर के अंदर, वो उस कैरोटीन होता है, उसके अंदर विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है जो हमारी आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है। रतौंधी नामक जो रोग होता है उस रोग से हमारी रक्षा करता है। चौथा प्रश्न इसमें दे रखा है, कुफरी चिप्सोना आलू की प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त किस्म है। ये भी सही है, ये भी सत्य है। प्रसंस्करण का मतलब होता है यहाँ पर कि आलू से किसी अन्य प्रोडक्ट में उसको परिवर्तित कर देना। जैसे कि हम लोग चिप्स खाते हैं
इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कुफरी चिप्सोना, मतलब ये चिप्स बनाने की एक किस्म है, आलू की एक प्रजाति है जिसको प्रोडक्शन करने के बाद चिप्स बनाया जाता है। अगला प्रश्न, काली मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की अधिकता होती है? जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि काली मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है और इसका जो एक तत्व बच चुका है प्राथमिक पोषक तत्व में से पोटास। मिट्टी के अंदर पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम इन तत्व की अधिकता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है, सही जोड़ी बनाकर उत्तर लिखिए। पहला है इसमें ओलेरिकल्चर, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ। ओलेरिकल्चर का मतलब है सब्जी उत्पादन, तो इसका जो सही ऑप्शन है दा वाला। ओलेरिकल्चर का आ जाएगा यहाँ पर सब्जी उत्पादन। दूसरा यहाँ पर दे रखा है सॉइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, मृदा। अब इसका जो सही है इसका आएगा सोलम, क्योंकि जो सॉइल है इसकी उत्पत्ति सोलम नामक शब्द से हुई है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द होता है और जिसका अर्थ होता है फ्लोर यानी कि फर्श। इसलिए कहते हैं कि मिट्टी, भूमि की जो ऊपरी परत होती है उसको मृदा कहा जाता है। तीसरा है यूरिया। यूरिया से आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, खेतों में हम लोग डालते हैं अधिकतर, लेकिन कुछ लोगों को ही पता होता है कि यूरिया में एक्चुअल में होता क्या है। तो यूरिया का जो सही जवाब आएगा इसमें होता है यूरिया में नाइट्रोजन, और ये होता है 46%। तीसरा अगला दे रखा है अर्का मोहिनी। अर्का मोहिनी ये एक शिमला मिर्च की किस्म है, जिसमें अर्का मोहिनी है, अर्का गौरव है, किंग ऑफ नॉर्थ है, येलो वंडर है, कैलिफोर्निया येलो वंडर है। ये कुछ किस्में हैं जो शिमला मिर्च की। और सूक्ष्म पोषक तत्व, लास्ट का जो ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक तत्व, इसका आएगा जस्ता, जिसको हम जिंक के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जस्ता कहने को ये सूक्ष्म पोषक तत्व है लेकिन बहुत काम का होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, और अधिकतर एग्जाम में चाहे वो किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम हो, उस कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि धान के अंदर खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो उसका सही जवाब है जस्ता, जिसको हम जिंक के नाम से जानते हैं, जिसको कि ZN भी कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है, उपयुक्त शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पत्तेदार सब्जी, रिक्त स्थान है ग्वार। ग्वार एक फली होती है जिसको हम क्लस्टर के नाम से भी जानते हैं। ओकरा, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, ओकरा मतलब होती है भिंडी, तो भिंडी भी एक फली वाली सब्जी के अंतर्गत आती है। उसके बाद सही ऑप्शन जो इसका है वो है सलाद। एक सलाद, इसको सलाद पत्ता के नाम से जाना जाता है, और अधिकतर जो होटलें होती है, होटलों में सलाद के रूप में सलाद पत्ते का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसमें दे रखा है पोटेशियम क्लोराइड उर्वरक है, वो किस प्रकार का उर्वरक है? सीधा है, मिश्रित है या जटिल उर्वरक है? तो सबसे पहली बात तो पोटेशियम क्लोराइड को यहाँ पर म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगभग 60% पोटाश होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है एक सीधा उर्वरक है। अब सीधा उर्वरक क्यों है? क्योंकि सीधा उर्वरक वो उर्वरक होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तत्व ही मौजूद होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड में मात्र और मात्र सिर्फ पोटास ही है, जो भी 60%। मिश्रित उर्वरक जिसमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों होते हैं, वो मिश्रित उर्वरक है। जटिल उर्वरक, जिसको हम यौगिक उर्वरक भी कहते हैं, कंपाउंड उर्वरक के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर एक से अधिक तत्व होते हैं, जैसे कि हमारा DAP। अगला प्रश्न, जलोढ़ मृदा का pH है। जलोढ़ मृदा का pH मान होता है 6.5 से 8.4, और हम खुद जानते हैं, सभी जानते हैं कि जलोढ़ मृदा को एल्यूवियल सोइल के नाम से भी जाना जाता है, दोमट मिट्टी भी कहते हैं, और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ये आप बात को ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदियों के बहने से प्राप्त होती है। नदी अपने साथ बहा करके जो मिट्टी लाती है और एकत्रित हो जाती है, वो होती है जलोढ़ मिट्टी। अगला है एजेटोबैक्टर उर्वरक है। अब कौन सा उर्वरक है? मिश्रित है, जटिल है, जैव है? तो एजेटोबैक्टर एक जैव उर्वरक है। क्या है? जैव उर्वरक है। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है, और एक साल में लगभग
20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा को भूमि के अंदर बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसका सही जवाब जैव है, जैव उर्वरक है। फिर है टमाटर को सहारा देने की क्रिया कहलाती। तो टमाटर को सहारा देने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है स्टेकिंग। स्टेकिंग का मतलब ये होता है सहारा देना, ताकि पौधे की जो शाखाएं हैं वो टूटे नहीं, फल नीचे भूमि से नहीं टकराएं, इसलिए पौधे को सहारा दिया जाता है। तो जो सहारा देते हैं उसको कहा जाता है स्टेकिंग। इसमें जो पिंचिंग दे रखा है, जब भी फल और फूल वाले जो पौधे होते हैं उनकी ऊपरी शाखाओं को तोड़ दिया जाता है, तो वो क्रिया पिंचिंग कहलाती है। थिनिंग की हम बात कर लेते हैं, इसमें दे रखा है। तो थिनिंग जो होता है, जब पौधे पास पास बो दिए जाते हैं तो उनको बढ़ने की प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए उनमें से कुछ पौधों को उखाड़ दिया जाता है। तो वो जो क्रिया कहलाती है वो थिनिंग कहलाती है। तो दोस्तों, मैंने संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कस किए और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।